Hello everyone, myself Richa. Welcome to our channel. So, in continuance of the series which we have started yesterday, since हमने कल जो शुरू किया था तो कॉन्स्टिट्यूशन का सीरीज स्टार्ट किया था जहाँ पे हम अभी बहुत बेसिक्स पे थे, जहाँ पे हम कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक फीचर्स, जिसको आप की फीचर्स भी बोल सकते हैं, उनको समझ रहे थे। उसी कड़ी में हम आज पहुंचे हैं 2-3 और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स पे, जिसमें से आज सबसे पहले जो हम पढ़ने वाले हैं वो हम अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को क्वाजी फेडरल क्यों कहते हैं ये पढ़ने वाले हैं। फर्दर कुछ थोड़ा सा फंडामेंटल राइट्स के बारे में पढ़ेंगे, थोड़ा फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में, और अगर पॉसिबल हुआ तो टीपीएसपी के बारे में भी। अच्छा, हम अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को फेडरल सिस्टम विद यूनिटरी बायस कहते हैं, या आप इसको कह सकते हैं फेडरल विद यूनिटरी ब्लेंड। अब ऐसा क्यों कहते हैं? ऐसा इसलिए कहते हैं कि इसके लिए आपको फेडरल और यूनिटरी दोनों का मतलब जानना जरूरी है। फेडरल इसलिए क्योंकि हमने अपनी जो पावर्स हैं, जिसको आप डिवीजन ऑफ पावर बोलते हैं, वो है, यानी कि जो पावर है वो स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों में बटी हुई है। और यूनिटरी इसलिए क्योंकि जैसे अगर आप पावर डिवीजन ऑफ पावर्स की आप बात करते हैं तो कुछ ऐसे भी मामले हैं जहां पे सोल अथॉरिटी जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को दी गई है। इसी कॉन्टेक्स्ट में 3 तरीके की लिस्ट भी हैं, जिसको आप स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट बोलते हैं, जहां पे यूनियन में वो सारे मैटर्स आते हैं जो नेशनल इंपॉर्टेंस के होते हैं, जैसे डिफेंस वगैरह। स्टेट में वो सारे मैटर्स आते हैं जो स्टेट इंपॉर्टेंस के होते हैं, और कंकरेंट में वो सारे मैटर्स आते हैं जिसमें दोनों ही बेसिकली यानी सेंट्रल और स्टेट जो है वो दोनों ही नियम कायदे कानून बना सकती है। इसके अलावा इसी वजह से हम अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को क्वाजी फेडरल भी बोलते हैं, क्योंकि हमने दोनों ही तरीके से, यानी कि हमने थोड़ा सा फीचर फेडरल गवर्नमेंट का लिया है और थोड़ा फीचर यूनिटरी का लिया है, इसीलिए हम ब्लेंड है दोनों का। करेक्ट। अगला पॉइंट है फंडामेंटल राइट्स। अब फंडामेंटल राइट्स जो है वो अपने आप में ही बहुत बड़ा कंसेप्ट है और बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, और इन ऑर्डर फॉर एनी एंट्रेंस एग्जाम, लॉ एंट्रेंस एग्जाम। फंडामेंटल राइट्स जो है जो वो कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में दिया गया है, ठीक है। और जो फंडामेंटल राइट है वो हमने यूएसए से लिया है, यूएसए के बिल ऑफ राइट्स से लिया है, जहां पे वहां बिल ऑफ राइट्स को हम मैग्ना कार्टा बोलते हैं। हम फंडामेंटल राइट्स को भी इसी वजह से मैग्ना कार्टा कहते हैं। तो एक जो नया पॉइंट है कि फंडामेंटल राइट्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज और नोन एज मैग्ना कार्टा। नाउ the fundamental rights are given from article 12 to 35, 12 से लेकर के 35 जो है आर्टिकल हमारे संविधान का, उसमें फंडामेंटल राइट्स अलग अलग तरीके से दिए गए। अच्छा, फंडामेंटल राइट्स हैं क्या? तो बड़ा बेसिक से समझाएं तो फंडामेंटल राइट्स आपके बेसिक राइट्स हैं, जैसे नेचुरल राइट्स आप उनको कह सकते हैं, जो कि आपको मिलते हैं। अब उनमें इंक्लूड बहुत कुछ करता है, जैसे इक्वालिटी होना चाहिए, नो डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ रेस, कास्ट, कलर, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ। और जॉब अपॉर्चुनिटीज में इक्वालिटी रहनी चाहिए, अनटचेबिलिटी नहीं होनी चाहिए, और फ्रीडम्स भी बहुत सारे, जैसे स्पीच एंड एक्सप्रेशन एंड अदर्स। इसके अलावा कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स की बात करें तो फंडामेंटल राइट्स एब्सोल्यूट नहीं है। अब इसका क्या मतलब है? इसका सबसे बड़ा मतलब ये होता है, हम कहते हैं कि फंडामेंटल राइट्स आर नॉट एब्सोल्यूट। दिस मीन्स व्हाट? बेसिकली दिस मीन्स दैट दे आर नॉट गिवन यू एब्सोल्यूटली, दिस मीन्स दैट दे आर हैविंग सम रिस्ट्रिक्शंस। अब इसका क्या मतलब है कि मतलब ये पूरी तरीके से हमको नहीं मिले, तो जी हाँ बिल्कुल, ये हमको पूरी तरीके से नहीं मिले। इसका मतलब ये कि अगर कहीं भी कभी भी आप अपने फंडामेंटल राइट्स का मिसयूज करिएगा, या अगर आप अपने फंडामेंटल राइट को इस तरीके से यूज करिएगा कि किसी और का फंडामेंटल राइट वायलेट हो, तो उस कॉन्टेक्स्ट में आपके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस भी लगाए जा सकते हैं। सिर्फ रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। अब रिस्ट्रिक्शंस क्या है? पब्लिक ऑर्डर को नहीं हैम्पर करना चाहिए, सोवरेनिटी को नेशन के नहीं हैम्पर करना चाहिए, इंटीग्रिटी को नहीं हैम्पर करना चाहिए, जो बेसिकली रिस्ट्रिक्शंस होते हैं नेशन के वेलबींग के लिए, वेलफेयर के लिए, वैसे ही रिस्ट्रिक्शंस दिए गए हैं। इसके अलावा ये अमेंडेबल भी है, और अमेंडेबल क्यों है ये कल के मैंने वीडियो में थोड़ा बताया भी था, और अगेन क्योंकि ये काफी बड़ा टॉपिक है तो हम इसको और आगे नेक्स्ट वीडियो में आपको बेहतर तरीके से समझा देंगे। और जस्टिसेबल क्यों है? अब फंडामेंटल राइट्स को आप जस्टिसेबल भी बोलते हैं। जस्टिसेबल इसलिए क्योंकि शायद आपको पता होना चाहिए कि अगर आपका कोई भी इंसान, कोई भी बेसिकली अगर आपका फंडामेंटल राइट को वायलेट करता है तो आप जो है रिस्पेक्टिवली सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट अप्रोच कर सकते हैं। जो हम बात कर रहे हैं ये एक आर्टिकल की बात कर रहे हैं जो फंडामेंटल राइट्स के अंदर ही दिया गया है, वो आर्टिकल है आर्टिकल 32। सो बेसिकली इन वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स एनीवन कैन अप्रोच हाई कोर्ट फ्रॉम आर्टिकल 226 एंड सुप्रीम कोर्ट फ्रॉम आर्टिकल 32। बेसिकली दोनों को ही 32 को कॉन्स्टिट्यूशनल रिट्स या रेमेडीज कहा जाता है। अगर एक इम्पॉर्टेंट या इंटरेस्टिंग फैक्ट की बात करें
तो आर्टिकल 32 को हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है और ये कहा था बी आर अम्बेडकर ने। अगला पॉइंट है फंडामेंटल ड्यूटीज। अब फंडामेंटल ड्यूटीज क्या होती हैं? फंडामेंटल ड्यूटीज बेसिकली जिसको आप कहते हैं ना कि अगर आपके पास अधिकार है तो जिम्मेदारियां उसके साथ ही आती हैं, ठीक वैसा ही है कि आपके पास टोटल अगर 6 फंडामेंटल राइट्स हैं तो आपकी कुछ ड्यूटीज भी हैं जो नेशन के टूवर्ड्स है, जो हर इंसान को फुलफिल करना चाहिए। अच्छा, ये बाइंडिंग इन नेचर नहीं है और बेसिकली दिया गया है कि ठीक है, मतलब लोगों के लिए ये ड्यूटीज हैं, लोगों को ये फुलफिल करना चाहिए। फंडामेंटल ड्यूटीज जो है वो पार्ट 4A आर्टिकल 51A में दी गई हैं। टोटल अगर बात करें तो टोटल 11 फंडामेंटल ड्यूटीज हैं और जो लास्ट ड्यूटी थी वो 86th अमेंडमेंट 2002 के प्रोव्यू से ऐड की गई है। अपार्ट फ्रॉम दैट एक और चीज की डीपीएसपी लिया कहाँ से गया है, तो डीपीएसपी फंडामेंटल ड्यूटीज कहाँ से लिए गए हैं, तो फंडामेंटल ड्यूटीज लिए गए हैं यूएसएसआर यानी सोवियत यूनियन से। द लास्ट टॉपिक ऑफ टुडेज वीडियो इज डीपीएसपी or directive principles of state policies which are basically taken from Ireland and they are given in part 4 from article 36 to 51। आज के लिए बस इतना ही और नेक्स्ट पॉइंट जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो से शुरू करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।